इस बार हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अप्रैल में क्या क्या इम्पोर्टेंट दिख रहा है हम लोगों को। तो पहला तो दिख रहा है कि FCI सेट ऑल टाइम रिकॉर्ड इन अ सिंगल डे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड ग्रेन। मतलब एक ही दिन में इतना ज़्यादा फूड ग्रेन कभी ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ था, यानी FCI ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये रिकॉर्ड कायम किया फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करके। ये न्यूज़ हाईलाइटेड में है। दूसरा जो है MACS 4028 सेमी ड्राफ्ट वैरायटी ऑफ वीट की जो है वो खोज की गई है। सेकंड न्यूज़ ये है। तीसरा आपका न्यूज़ आपको दिखेगा मधुबनी गाजर जो है, मधुबनी गाजर जो है एक ख़ास किस्म का गाजर है, वो बायो फोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी है। ठीक है, इनको जो इनकी खोज की गई है। 9 अप्रैल को फूड ग्रेन टू बी प्रोवाइडेड टू अ नॉन NFSA बेनिफिशरीज। तो देखा जा रहा है कि नॉन NFSA को जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया। 15 अप्रैल को ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेंटर का उद्घाटन किया गया। 16 अप्रैल को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द खरीफ क्रॉप हुई है। 17 अप्रैल को किसान रथ मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन के उद्देश्य से ये मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। 21 अप्रैल को G20 देशों के बीच में असाधारण कृषि मंत्रियों की बैठक हो रखी है। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग लॉकडाउन। कुछ मेजरमेंट लिए गए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा लॉकडाउन के पीरियड में। एंड जो है नाउ दैट्स अप्रैल 2020 में और 2021 में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है FCI के द्वारा। तो ये सारी न्यूज़ेज़ हैं जो अप्रैल मंथ में वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो अब इस सारे न्यूज़ को हम लोग बारी बारी जो है डिटेल से देखते हैं। तो इसमें पहली न्यूज़ जो आ रही है, FCI सेट ऑल टाइम रिकॉर्ड इन अ सिंगल डे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड ग्रेन। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI हैज सेट अप अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ द सिंगल डे मूवमेंट ऑफ अ मूविंग 70 rakes कैरिंग 1.93 लाख मेट्रिक टन्स, यानी 1.93 लाख मेट्रिक टन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किया गया 2 डेज़ के अंदर। 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को ये ट्रांसपोर्ट किया गया। अगर देखा जाए एवरेज देखा जाए कितना ट्रांसपोर्ट किया, तो एवरेज लगभग जो है 1.41 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट किया गया है इस लॉकडाउन के दौरान। और एक कुछ खास बात और इसमें है कि पंजाब ने जो है वो सबसे ज़्यादा जो है 46% के आसपास ट्रांसपोर्ट कर रखा है। हरियाणा देखिए जो है वो 3.02 जो है मैट्रिक टन्स के आसपास। तेलंगाना जो है 2.40 मैट्रिक टन के आसपास। छत्तीसगढ़ 1.15 मैट्रिक टन के आसपास। नॉर्थ ईस्ट स्टेट लगभग 1.4 मैट्रिक टन के आसपास। तो खास बात जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है लगभग 1.93 मैट्रिक टन ट्रांसपोर्ट किया गया 3 और 4 अप्रैल में। ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और नाउ नेक्स्ट हमारे पास देखा जाए कुछ और इसमें बात है कि FCI हैव इंश्योर फॉर द रिक्वेस्टमेंट ऑफ द फूड ग्रेन ऑफ द एवरी स्टेट टू मस्ट बी आउट ऑफ द स्टोरेज। जो है वो रिक्वायरमेंट जो है फूड ग्रेन का करवा रही थी FCI लॉकडाउन के दौरान जो है फूड ग्रेन की पहुंच सब लोगों के पहुंच सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी सिलसिले में ये ट्रांसपोर्ट किया गया। तो कितना ट्रांसपोर्ट किया गया एक बार फिर से रिव्यू कर ले। तो ट्रांसपोर्ट किया गया 1.93 लैक्स फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्ट किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, वो है MACS 4028 सेमी ड्राफ्ट वैरायटी ऑफ द वीट की खोज की गई। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा जो है ये बोनीफाइड वीट जो है MACS 4028 की ये खोज की गई है। तो अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा ये MACS 4028 वीट की खोज की गई। ये देखा जाए तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसने ये खोज कर रखी है। कुछ देखा जाए ये तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम करती है ये इंस्टीट्यूट। फर्दर देखा जाए तो क्या है MACS 4028 की प्रॉपर्टीज़। तो देखिए हाई प्रोटीन्स कंटेंट है इसमें, लगभग 14.7% है प्रोटीन कंटेंट। न्यूट्रिशन भी इसका बड़ा अच्छा है। जिंक की क्वांटिटी लगभग 14.3 पार्ट पर मिलियन के हिसाब से है। आयरन भी लगभग जो है 40.3 से लेकर 46.1 पार्ट मिलियन के आसपास इसमें है। ठीक है, और देखा जाए ये थोड़ी सीमी ड्राफ्ट क्वालिटी की है। ठीक है, और ये लगभग 120 दिन में मैच्योर हो जाएगा। और यील्डिंग देखा जाए, यील्डिंग की प्रॉपर्टी क्या है तो 19.3 जो है कुंटल। ओके, तो फिर हम लोग जो देख रहे थे कि ये मैच्योर जो है 120 डेज़ में हो रहा है। यील्डिंग कितना यील्ड करता है तो लगभग 19.3 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका यील्ड ये कर रहा है। ये रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस किसके किसके थ्रम है, किसके किसके लिए है
तो स्टम रस्ट इसमें नहीं लगेगा, लीफ रस्ट नहीं लगेगा। फोलियर जो है एपिड्स और रूट एपिड्स अन ब्राउन वीट माइट से भी जो है इसका रेसिस्टेंस इसको मिला हुआ है। अच्छी क्वालिटी का वीट है ये, प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी, जिंक की, आयरन की मात्रा अच्छी खासी थी। और ये कहाँ पे रिसर्च किया गया, कहाँ से बना है, तो हम लोग देखे थे ये बन रखा था अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा ये निर्मित किया गया है। नाम क्या है, MACS 4028। तो क्वेश्चन आ सकता है कि MACS 4028 है क्या, तो एक वीट की वैरायटी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, मधुबनी गाजर जो है बायोरोटिफाइड कैरेट वैरायटी है ये मधुबनी गाजर, ठीक है, और जिसमें बहुत हाई जो है बीटा कैरोटीन है, आयरन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है और लगभग 150 फार्मर जिसको उगा के जो है बेनिफिट्स ले रहे हैं। और देखा जाए तो कैरेट हैज़ बीन डेवलप्ड, किसने डेवलप किया है, तो वल्लभ भाई वर्षराम भाई मरवानिया ने इन्होंने डेवलप किया है। वल्लभ भाई वर्षराम भाई मरवानिया ने इनको डेवलप किया है, जो एक फार्मर साइंटिस्ट हैं, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मधुबनी गाजर का जो है वो डिस्कवरी की है। 9 अप्रैल को एक न्यूज़ आ रही है, फूड ग्रेन टू बी प्रोवाइडेड ऑन नॉन NFSA बेनिफिशरीज। तो देखा जाए तो NFSA बेनिफिशरी जो है वो फूड ग्रेन प्रोवाइड की गई है FCI के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो 9 अप्रैल 2020 को जो है डायरेक्ट किया था कॉर्पोरेशन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI को कि वो प्रोवाइड करे फूड ग्रेन 3 मंथ के लिए नॉन NFSA को, ठीक है। तो NFSA का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अंग्रेजी में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 3 मंथ तक राशन कार्ड प्रोवाइड करने की दिशा निर्देश जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को FCI के द्वारा। आगे देखते हैं कि FCI डायरेक्टेड टू प्रोवाइड अंडर द PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इन्होंने ये काम किया है। PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत ये क्या किया इसमें लगभग 12.1 मैट्रिक टन फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड किया गया। 81 करोड़ पीपल्स को ये दिया गया 3 मंथ के लिए 5 kg पर पर्सन, 5 kg पर पर्सन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें 21 रुपये के हिसाब से चावल दिया, गेहूं दिया जा रहा है और 22 रुपये के हिसाब से चावल दिया गया। पर पर्सन 5 kg अन्न प्रोवाइड किया गया, ठीक है, इसके अंतर्गत, और यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द कंट्रीज ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, 15 अप्रैल को ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर लॉन्च किया गया है। 15 अप्रैल को ऑन अप्रैल 15, 2020 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेज द ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर एट द फंक्शन एट कृषि भवन। तो कृषि भवन से जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको लॉन्च किया है, जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैं। इस कॉल सेंटर का नंबर क्या है, तो 1800-180-4200 या फिर 14488 है। ये 22/7 सर्विसेज हैं। ये जो है मूवमेंट के बारे में जानकारी देंगी, वेजिटेबल फ्रूट जो है, जितनी एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के मूवमेंट के बारे में ये जानकारी देंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूज़ है, 16 अप्रैल 2020 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द खरीफ क्रॉप हुई है 2020 की। 16 अप्रैल 2020 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर चेयर द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द खरीफ क्रॉप 2020 थ्रू आउट द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या क्या मेजर हाईलाइट थी खरीफ क्रॉप की? खरीफ क्रॉप कल्टीवेशन इन द व्यू ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन। लॉकडाउन सिचुएशन में खरीफ क्रॉप का कल्टीवेशन कैसा होना चाहिए, फार्मर का इनकम कैसा होना चाहिए, इसको मिशनरी मूड में रखा गया है। 2 स्कीम इसमें जो हैं, 2 स्कीम जो हैं, पहली क्या है, PM फसल बीमा योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में इसमें डिस्कस किया गया और फार्मर को जो है इनके बारे में बताया गया कि सूचना दी गई। दैट इज़ 2 स्कीम्स, दैट इज़ द PM फसल बीमा योजना एंड सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में एक्सप्लेन किया गया फार्मर को। द टारगेट ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ द 2 फॉर द ईयर, देखा जाए इस साल के लिए कितना टारगेट रखा गया, तो लगभग 298 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन फिक्स किया गया है प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर 1920 में 292 मिलियन टन्स था, लगभग देख रहे हैं तो 6 मिलियन का अंतर आ रहा है, यानी डिफीट्स जो है 6 मिलियन ज़्यादा प्रोडक्शन का जो है टारगेट रखा गया है। हॉर्टिकल्चर में भी देखा जाए तो 313.85 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है हॉर्टिकल्चर का लक्ष्य रखा गया है, जो 13% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ द फ्रूट्स के बराबर बैठता है। नेक्स्ट 17 अप्रैल को किसान रथ मोबाइल ऐप्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉन्च की गई। 17 अप्रैल को फिर से हमारे जो हैं
कृषि मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉन्च की गई है। प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है मूवमेंट फ्रॉम फार्म टू मंडीज़, मतलब फार्म से मंडीज़ पहुंचाना, एफपीओ पहुंचाना, कलेक्शन ऑफ कॉल सेंटर पे होना, वेयर हाउस तक पहुंचाना। पहले चरण में ये है कि खेत से लेके हम इसको मंडी तक पहुंचाएंगे। दूसरे चरण में जो मंडी है, मंडी से लेके मार्केट तक पहुंचाने की बात की गई है। तो सेकंड ट्रांसपोर्टेशन में यही है, मूवमेंट ऑफ द मंडीज़ टू इंट्रास्टेट एंड एक्स्ट्रा स्टेट मंडीज़, प्रोसेसिंग यूनिट्स, रेलवे स्टेशन, वेयर हाउस या तो होलसेलर्स के आसपास पहुंचाना। मीन्स जो प्रोडक्शन है, जो भी फार्मर का प्रोडक्शन है, उसको पहले चरण में मंडीज़ में पहुंचाना, फिर उसको मार्केट में पहुंचाना। ये 2 चरण के अंतर्गत इसका जो है ये काम करेगा। नाम है किसान रथ मोबाइल ऐप्स, लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा, जो है वो 17 तारीख को ये लॉन्च हुआ है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ हमारे 21 अप्रैल को G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक जो है वो 2020 लॉन्च की गई है। अच्छा, देखा जाए G20 में 20 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, ये हो गए 4। उसके बाद इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये हो गए 4। फिर हो गए अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, ये हो गए 3। फिर हो गए फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट, ये हो गए 4। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान और चाइना, ये हो गए 4। यानी कुल मिला के 4 4 3 4 ये मिला के 19 हो गए। और एक सदस्य जो है वो यूरोपीय यूनियन है। तो G20 में ये पूरे सदस्य हैं, यूरोपीय यूनियन को मिला के 20 बैठते हैं ये। तो 21 अप्रैल को 2020 में कोविड-19 से निपटने के लिए G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। सऊदी अरब के पर्यावरण एवं जल कृषि मंत्री, जिनका नाम है अब्दुल रहमान अल फाजली, ने इनकी अध्यक्षता की है। तो किसने अध्यक्षता की? तो अब्दुल रहमान अल फाजली ने इनकी अध्यक्षता की है सऊदी अरब की। अच्छा, तो अब देखा जाए तो क्या इसमें भारत की तरफ से कौन था? तो भारत तरफ से हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन्होंने भाग लिया था। मुख्य रूप से कोविड-19 के मुद्दे पर इसमें चर्चा हुई। और इसके अलावा बैठक में G20 कृषि मंत्रियों ने एक घोषणा पत्र भी स्वीकार किया गया। G20 राष्ट्रों ने सीमाओं के पार भी खाद्य आपूर्ति को निरंतर कैसे बनाए रखना चाहिए, इन पे इन्होंने बैठक कर रखी है। तो फिर से अगर देख लिया जाए T20 देश में कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, हमारा इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका, कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो दीज आर द नेशन दैट इज़ बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियंस। क्या पाकिस्तान इसका सदस्य है? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मेजरमेंट टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ मेजरमेंट ले रखे हैं। तो अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान स्कीम के अंतर्गत 24/3 से लेके अप्रैल 20 तक देखा जाए तो रुपीज़ कितने 70,793 करोड़ जो रिलीज़ किया गया है, जो 8.89 करोड़ फार्मर को बेनिफिट पहुंचाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, PM किसान के अंतर्गत 1773 करोड़ रुपीज़। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दाल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कितने दाल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? 1,07,077 मैट्रिक टन पल्स, 1,077.85 मैट्रिक टन पल्स का भी इशू किया गया है सारे स्टेट एंड यूटीज़ के लिए। लगभग 19.50 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं वो 36 जो यूनियन स्टेट और हमारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको इनसे लाभ होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए न्यूज़ हमारे पास क्या आ रही है, तो अप्रैल 2020 में 2021 में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 2020-21 में रिकॉर्ड 29 करोड़ 83 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 29 करोड़ 83 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितना वृद्धि का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर से? तो 63,50,000 टन का जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। खरीफ क्रॉप के लिए देखा जाए 4 करोड़ 99 लाख का लक्ष्य रखा गया। रबी के लिए 14 करोड़ 84 लाख टन का जो है लक्ष्य रखा गया। धान के लिए 11.75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया। और गेहूं के लिए लगभग 10 करोड़ 65 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये फाइनेंशियल ये 2021 के लिए ये हमारे पास रख सकते गए हैं। एक बार फिर रिकैप कर लें, टोटल जो है 29 करोड़ 83 लाख टन जो है अनाज उत्पादन का लक्ष्य। खरीफ के लिए 4 करोड़ 99 लाख टन, रबी के लिए 14 करोड़ 84 लाख टन, धान के लिए 11.75 लाख टन एंड गेहूं के लिए 10 करोड़ 65 लाख टन। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वेब ऐप एंड वेब पोर्टल से है कि कितने वेब एंड ऐप पोर्टल्स लॉन्च किए गए। तो सबसे पहले देखा जाए तो अप्रैल 2020 में
उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, बिहार सरकार द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। 2 अप्रैल को ही हमारा मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु जो कोरोना के लिए एक कोरोना फाइटर के रूप में ये ऐप काम कर रहा है, उसे लॉन्च किया गया। 8 अप्रैल को टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। 9 अप्रैल को इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया सभी लोगों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए आई गॉट पोर्टल के अंतर्गत। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आई गॉट के अंतर्गत, ये दोनों सेम ही न्यूज़ है, मतलब ये ट्रेनिंग दिया गया है इसमें नर्स को और सभी लोगों को, ताकि वो कोरोना वायरस से निपट सकें। 17 अप्रैल को किसान रथ मोबाइल ऐप जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कृषि सेक्शन में भी हम उसको डिस्कस कर चुके थे। प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट के लिए इसको लॉन्च किया गया। 17 अप्रैल को एक्सेस कोरोना ऐप दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। 12 अप्रैल को वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली सरकार के द्वारा। 13 अप्रैल को जो है वो कोलोब कैट कोलोब कैट जो है 13 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। ये जो है अटल मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली 2D डिज़ाइन से 3D डिज़ाइन को बनाने के लिए ये काम करेगा, ये ऐप इसको लॉन्च किया गया। 21 अप्रैल को संयम मोबाइल एप्लीकेशन पुणे नगर निगम द्वारा लॉन्च किया गया कोरोना के लिए। 21 अप्रैल को कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया। 30 मार्च को मोबाइल ऐप प्रज्ञान जो है झारखंड सरकार द्वारा ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया गया। 31 मार्च को स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल्स पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च। मार्च 2020 ये अप्रैल में आ चुका है। कोई नई क्वारंटाइन ऐप IIT बॉम्बे द्वारा लॉन्च किया गया। और नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है। तो ये हमारे ऐप से रिलेटेड न्यूज़ है, कौन कौन से ऐप लॉन्च किए। तो पहला देखा जा रहा है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो अप्रैल 2020 में उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय लॉन्च किया गया है ऐप। ये अप्रैल 2020 को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए। उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप है ये, जो मतलब 6 से 12 साल के बच्चों के मतलब कक्षा के बच्चों के लिए, और ये पढ़ाई के उद्देश्य से लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है इसका? उपयोगकर्ताओं की मदद करना, जिससे वो जान सके कि किसी कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में है या नहीं। वायरस के लक्षणों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया गया। और ये कितने भाषाओं में है, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, ये पूछ सकता है। तो 11 भाषाओं में इस ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 8 अप्रैल को टॉप पेरेंट ऐप्स। 8 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको लॉन्च किया। मोबाइल ऐप टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया है। यह रोचक ढंग से पढ़ाई जारी रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और DG लैब आपकी पढ़ाई आपके घर, इसका जो है स्लोगन है DG लैब आपकी पढ़ाई आपके घर के स्लोगन के साथ जो है ये व्हाट्सएप से मैसेज करके इसका उद्घाटन किया गया। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए जो है इसको लॉन्च कर रखा है। लगभग 25,000 से अधिक शिक्षक एंड स्टूडेंट्स इससे जुड़े रखे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से इस ऐप से। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट पोर्टल का उद्घाटन। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आई गॉट पोर्टल्स 9 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा के दीक्षा पोर्टल पर इसको लॉन्च किया गया। देखिए कभी कभी पूछता है ऐप के बारे में कि ये ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। जैसे आई गॉट ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो दैट इज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है दीक्षा पोर्टल प्लेटफॉर्म पे। इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट पोर्टल जो है इसका नाम है। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अग्रिम पंक्तियों में तैनात लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। और प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष रूप से चिकित्सकों को दिया गया, अर्ध चिकित्सक को दिया गया, कर्मियों को दिया, तकनीक शास्त्री को दिया गया, और NNM जो हैं वो कार्यकर्ताओं को दिया गया, राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, और ताकि वो कोविड-19 से प्रभावी रूप से लड़ सकें। नाउ 17 अप्रैल किसान रथ मोबाइल ऐप्स जो है 17 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री किसान कल्याण मंत्री जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन की स्थिति में किसान की सहायता होती किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है। ये कृषि और बागवानी उत्पादनों को प्राथमिक व द्वितीयक परिवहन के लिए अभी डिस्कस किया गया था। प्राथमिक परिवहन और द्वितीयक परिवहन यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ये मदद करेगा। प्राइमरी परिवहन के अंतर्गत फॉर्म से मंडियों में तथा FPO में, कनेक्शन सेंटर में, वेयर हाउस में जो है इसको पहुंचाएगा। और द्वितीय सहायता के अंतर्गत जो है ये मंडियों से अन्य राज्यों अंतर्राज्यीय मंडियों में ये पहुंचाएगा। क्या है टैगलाइन इस ऐप का? किसान का अपना वाहन, ये टैगलाइन है ये। और ये
8 भाषाओं में ये है। देखिए ये 8 भाषाएं हैं जिनमें ये अवेलेबल है। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। ये 8 भाषाएं हैं जिसमें ये अवेलेबल है। तो ये कौन सा ऐप है? किसान रथ मोबाइल ऐप, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया ना। एक्सेस कोरोना ऐप दिल्ली सरकार ने 17 अप्रैल को लॉन्च किया है। 17 अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए एक्सेस कोरोना ऐप को लॉन्च किया है, यानी डोर टू डोर सर्वे करेंगे इसके माध्यम से। इस एप्लीकेशन को जो है कोविड-19 के नियंत्रण के लिए लॉन्च कर रखा है। और ये जो डेटा हम लोग कनेक्ट करेंगे तो नियंत्रण केंद्र पर इस डेटा का उपयोग किया जाएगा। एम्बुलेंस सेवाओं के लिए, चिकित्सक विशेषज्ञों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये डेटा का यूज़ किया जाएगा। तो डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा और इस ऐप के द्वारा। और ऐप का नाम है एक्सेस कोरोना ऐप। 17 अप्रैल को लॉन्च हुआ है। नाउ नेक्स्ट जो है 12 अप्रैल को एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युक्ति, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करके रखा है। और यूनियन जो है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने इसको लॉन्च किया है, जिन्हें इसको लॉन्च किया वेब पोर्टल युक्ति को। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, इसका ये फुल फॉर्म है। ये न्यू दिल्ली में अप्रैल जो है वो 12-20 में इसको लॉन्च करके रखा गया, ठीक है। ये एक पोर्टल जो है वो डैशबोर्ड है, ठीक है। ये मॉनिटर करेगा रिकॉर्ड को, एफर्ट को और इनिशिएटिव्स को ऑफ MHRD एंड कवर द डिफरेंस डायमेंशन ऑफ द कोविड-19 चैलेंज इन द वैरायटी ऑफ द हॉस्लेटिक्स एंड द कॉम्प्रिहेंडिंग वेज। इसका उद्देश्य है इसका बेहद संगम तथा व्यापक तरीके से कोविड-19 के विशेष चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है इसका मेन उद्देश्य है। तो ये क्या करेगा? कोविड-19 के चुनौतियों तथा आयामों को कवर करेगा, ठीक है। आप नाम क्या है इस वेब पोर्टल का? युक्ति। क्या है फुल फॉर्म युक्ति का? यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन्स। और न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? HRD मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो 13 अप्रैल को जो आ रहा है वो है कॉल ब्लैक्ट जो है ये एक एप्लीकेशन है। 13 अप्रैल 2020 को अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत नीति आयोग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC यानी 3 लोगों ने मिलकर उसको लॉन्च किया रखा। पहला है अटल नवाचार मिशन, दूसरा है नीति आयोग और तीसरा है NIC के संयुक्त रूप से जो है इसको लॉन्च किया गया। अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी स्कूलों में ये एक सॉफ्टवेयर के रूप में ये लॉन्च किया गया है। 2D ड्राफ्टिंग एंड द डिटेलिंग को 3D जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन में चेंज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इस एप्लीकेशन को, ठीक है। यानी बेसिकली ये जो है वो 2D से 3D की ओर लॉन्च करेगा सारे एप्लीकेशंस को, ठीक है। और इसका लगभग 5000 स्कूलों में इसका जो है लॉन्च कर रखा है। इस पहले 5000 स्कूलों में जो कि अटल टिंकरिंग से जुड़े हुए हैं, टिंकरिंग से, तो उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। नाउ नेक्स्ट जो है संयम मोबाइल एप्लीकेशन 21 अप्रैल को लॉन्च किया गया। पुणे नगर निगम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। दैट इज़ नोन एज अ संयम मोबाइल एप्लीकेशन ऐप्स। ये क्वारंटाइन लोगों की निगरानी करने के लिए इसको विकसित किया गया है संयम मोबाइल ऐप को। ये नागरिकों पर नज़र रखने हेतु इस एप्लीकेशन में कलर कोड का उपयोग किया गया है। दैट इज़ नोन एज अ संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द पुणे नगर निगम। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म से। 21 अप्रैल 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। क्या उद्देश्य है? वास्तविक समय में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और विशेष रूप से कोविड-19 जैसी मौजूदा संकटपूर्ण परिस्थितियों में बड़ी तेज़ी से नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर देना, ये मेन इनका उद्देश्य है। 20-30 मार्च को मोबाइल ऐप प्रज्ञान जो है वो लॉन्च किया गया। झारखंड सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया है, ई पास जारी करने के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट 31 मार्च को स्टैंड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। 31 मार्च को पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है देश में फंसे विदेशियों के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है, उनको सूचना देने के लिए। क्या उद्देश्य मीन्स है? विदेशी पर्यटकों के लिए एक सहायता नेटवर्क के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल पे अपने अपने देशों से दूर भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए सेवाओं से जुड़ी जानकारियाँ दी जाएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा। कोरोना लोगों के संक्रमित लोगों पर नजर रखने के लिए क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को कोविड-19 महामारी के फैलने में रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ओके, क्या किसी भी मोबाइल उपयोगकर्ता द्वारा चिन्हित किए गए क्वारंटाइन क्षेत्र के पास गुजरने पर प्राधिकृत अधिकारी को इसके बारे में SMS या ईमेल के माध्यम से अलर्ट कर देगा, ठीक है।
तो अगर कोई भी जो है मोबाइल उपयोगकर्ता जो है चिन्हित किए गए क्वारंटाइन क्षेत्र के अगर पास से गुजर रहा है तो वहाँ पे जो लगे हुए अधिकारियों को सूचित कर देगा कि ये वो यहाँ से गुजर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज अ क्वारंटाइन ऐप, और लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के कारण। तो ये पूरे ऐप्स थे जो अप्रैल मंथ में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में बुक देखेंगे, 3 बुक्स मेन हैं। 2 अप्रैल को पुस्तक शब्दमानस जो है ओपी श्रीवास्तव एंड भारती श्रीवास्तव द्वारा लॉन्च किया गया है। ये रामचरितमानस की घटनाएँ हैं, इसमें श्लोक्स हैं। और पुस्तक डेथ ऑफ द जीसस जो है JS जो है पोएट जी के द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक। एक और पुस्तक थी जिसका नाम था शटलिंग टू द टॉप, PV सिंधु की स्टोरी है जो है उनकी मतलब कि कैसे उन्होंने अपने कैरियर में सक्सेस पाई, इसको लॉन्च किया गया। ये 3 पुस्तक अप्रैल मंथ में थी जो इम्पोर्टेंट थी, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट सेक्शन को आप बारीकी से देखते हैं कौन कौन सेक्शन है। तो पहला सेक्शन आप देखते हैं 2 अप्रैल को शब्दमानस नाम की एक पुस्तक है ओपी श्रीवास्तव तथा भारती श्रीवास्तव द्वारा लॉन्च की गई। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के संचालक जनसंपर्क ओपी श्रीवास्तव ने पुस्तक सम्मानक भेंट करके इसका विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक ओपी श्रीवास्तव तथा उनकी पत्नी जो है भारती श्रीवास्तव हैं। इस पुस्तक में है क्या? इस पुस्तक में रामचरितमानस के 14,611 शब्दों के अर्थ तथा उनके संबंधित चौपाई, दोहे, सोठे, श्लोक व छंद को एक स्थान पर संकलित किया गया है। तो बेसिकली रामचरितमानस को ये कवर किया गया है इस बुक्स में। नाम क्या है? शब्दमानस। नेक्स्ट है पुस्तक द डेथ ऑफ द जीसस, ये JM कोएत्सी द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ष 2020 में पुस्तक डेथ ऑफ द जीसस प्रकाशित की गई। लेखक कौन थे? तो वो लेखक थे इसके JM कोएत्सी, इसके लेखक थे। यह उनकी सीरीज़ की जो है तीसरी पुस्तक है। इससे पहले 3 पुस्तक वो लॉन्च कर चुके हैं। 2014 में जो बुक लॉन्च किया था उनका नाम था चाइल्डहुड ऑफ द जीसस। 2018 में जो उन्होंने बुक लॉन्च की उसका नाम था स्कूल डेज ऑफ द जीसस। और अब ये जो बुक लॉन्च की है उसका नाम क्या है? वो है द डेथ ऑफ द जीसस, प्रकाशित की गई। तो तीसरी श्रृंखला है ये दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं ये, जो 2003 में साहित्यिक नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो 2 बार 1983 तथा 1999 में बुकर पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं। नेक्स्ट हमारी पुस्तक आती है पुस्तक शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ द PV सिंधु, V कृष्ण स्वामी के द्वारा ये लॉन्च की गई है ये बुक। अप्रैल 2000 बुक में पुस्तक शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ द PV सिंधु का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध पत्रकार V कृष्ण स्वामी है। प्रारंभिक जीवन से लेकर चैंपियन बनने तक की यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है PV सिंधु जी के। यह पुस्तक जो है वो कोलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली व एकमात्र महिला खिलाड़ी के साथ साथ फोर्ब्स की विश्व सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट की सूची में भी वो शामिल की गई हैं। तो दैट्स बुक्स आर देयर। तो हमारे पास 3 बुक हमने देखी थी। एक बुक थी पुस्तक शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ द PV सिंधु। इसके ऊपर एक पुस्तक है द डेथ ऑफ द जीसस एंड इसके ऊपर पुस्तक थी शब्दमानस। तो 3 पुस्तक लॉन्च की गई अप्रैल मंथ में। नाउ इसके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी आ रही है वो स्टोरी आएगी डेज से। तो कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट हैं? तो नेक्स्ट सेक्शंस डेज से रिलेटेड हैं। जैसे 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑस्टिन अवेयरनेस डेज, 2 अप्रैल और 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द माइन अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता एवं खनन कार्य से सहायता दिवस। मैंने दीज आर 2 सेम, वन इज इंग्लिश एंड अदर इन हिंदी। 5 अप्रैल को मनाया गया अप्रैल में मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को ही पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष चेतना दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई गई है। 6 अप्रैल को ही विकास एवं शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को सूर्य दिवस यानी वेरियर डेज मनाया गया है। ना इसके बाद जो हम देख रहे हैं विश्व है 11 अप्रैल को विश्व राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चकास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ मदर अर्थ मनाए रखे हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, दीज आर द इंग्लिश एंड हिंदी आर सेम, तो वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे मनाया गया। 24 से लेकर 30 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस मनाया गया। 28 मार्च अर्थ आवर डेज आ गए हैं। 29 अप्रैल को राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो अब इन सारे दिवसों की जो है लाइन से जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन से दिन क्या हैं। आप डिटेल में देखेंगे इसके बारे में।